मुंबई से। मुंबई के सेशंस कोर्ट में क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि आर्यन और एनसीबी के वकील अपनी अपनी दलीलें कोर्ट में रख रहे हैं। कुछ ही देर में कोर्ट फैसला सुना सकती है कि आर्यन खान को जमानत मिलेगी या फिर नहीं। आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा की जमानत पर भी फैसला हो सकता है। तीनों की जमानत पर सेशंस कोर्ट में सुनवाई जारी है। साथ ही एनसीबी ने ड्रग्स ट्रैफिकिंग मामले को बेहद गंभीर बताते हुए तीनों आरोपियों की जमानत का विरोध किया है। लेकिन लगातार आर्यन खान के वकील मशक्कत करते हुए कि किसी भी तरीके से आर्यन खान को जमानत मिल जाए। 11 तारीख को जो सुनवाई होनी थी वो आज तक के लिए टल गई थी और ऐसे में सुनवाई जब शुरू हुई तो लगातार दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की जा रही है। आशीष का हम रुख कर लेते हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट आपके पास? क्या अभी भी एनसीबी और आर्यन खान के वकीलों की तरफ से दलीलें पेश की जा रही है? क्योंकि तमाम तरह की मशक्कत एनसीबी की तरफ से यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से आर्यन खान को जमानत ना मिले। तो आज जो दलीलें पेश की जा रही है उसे देखकर क्या संभावना लग रही है? क्या जमानत मिल पाना आसान होगा? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो पेचीदगियां बड़ी हुई हैं। इस वक्त एएसजी जो है, ये कोर्ट है, आपको जो दिखाई पड़ रहा है 44 नंबर कोर्ट, एनडीपीएस कोर्ट, वहां पर सुनवाई चालू है। और सबसे अहम बात यह है कि एएसजी अनिल सिंह इस वक्त जो है आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। जो आर्ग्यूमेंट अभी तक हमारे पास सामने हुए हैं उसके मुताबिक एएसजी ने साफ तौर पर कहा है कि ये मामला ड्रग्स का नहीं बल्कि उस कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हुआ है जिसमें कई ड्रग्स के सिंडिकेट इन्वॉल्व होते हैं। लिहाजा चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी बड़े व्यक्ति का बेटा हो, वो मामला जो है गंभीर नहीं होता, बल्कि ये सबसे अहम हो जाता है कि पूरे मामले में किस तरह से कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। लिहाजा अभी जो है वो सुनवाई चल रही है। इससे पहले अनिल देसाई जो कि आर्यन खान के वकील थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पूरे मामले में जिस तरह से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा समेत बाकी आरोपियों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये अपने कंजम्पशन के साथ साथ इसे जो है बेचने के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। तो ऐसे में 6 ग्राम की जो चरस बरामद की गई है वो आखिरकार किस तरह से जो है कंजम्पशन की जाती है और कितनी मात्रा में बेची जाती है, इसका कोई भी सबूत नहीं है। चैट को लेकर जो सवाल खड़े किए गए हैं साफ तौर पे वकीलों की तरफ से, वो अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान के वकीलों की तरफ से, उनके मुताबिक जब पंचनामा किया गया था तो उस दौरान कोई भी फोन सीज नहीं किया गया था और अचानक में ये चैट बाहर निकलने की बात उभर कर सामने आई है जो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। लिहाजा इस वक्त फिलहाल जो है आर्यन खान की बेल को लेकर जो है अपना पक्ष जो है मुनमुन धमेजा, अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान के वकीलों ने रख दिया है। लेकिन इस वक्त जो एएसजी हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो पेश हुए हैं कोर्ट में, वो एनसीबी का पक्ष रख रहे हैं और सुनवाई जारी है। बिल्कुल आशीष, लेकिन एनसीबी ने इस बात को खुद कबूला है कि उनके पास से किसी तरीके का ड्रग बरामद नहीं हुआ है, लेकिन वो ड्रग पेडलर के संपर्क में थे। और ऐसे में लगातार इसी बात को लेकर एनसीबी अपनी दलील पेश करती हुई नजर आ रही है कि किसी एक आरोपी को दूसरे आरोपी से मिलाकर इस कड़ी को नहीं जोड़ा जा सकता है। और ऐसे में अगर किसी को भी जमानत मिलती है तो पूरी की पूरी कड़ियां टूटती हुई नजर आएगी। उनके ड्राइवर से भी पूछताछ हुई थी, आर्यन खान के 12 घंटे पूछताछ हुई थी, जिसमें ड्राइवर ने इस बात को कबूला था कि हाँ, उन्होंने ड्रॉप किया था अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान को क्रूज पर। तो ऐसे में ये तमाम तरह की दलीलें आपको लगता है कि वो एनसीबी के पक्ष में ही होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वकील भी बदल दिया गया है, सीनियर एडवोकेट को हायर कर दिया गया है। तो ऐसे में अब क्या और नई दलील पेश की जा सकती है आर्यन खान के वकील की तरफ से? जी, आर्यन खान के वकील की तरफ से जो दलीलें दी गई उसमें कई सवाल उठाए गए एनसीबी को लेकर। ड्रग्स जो है वो आर्यन खान के पोजीशन में नहीं था, लिहाजा आर्यन खान को दोषी किस तरह से ठहराया गया, जबकि एनसीबी का साफ तौर पे कहना था कि आर्यन खान और जो अरबाज मर्चेंट है वो दोनों ही एक कॉमन इंटेंशंस के तहत जो है वो क्रूज पर पहुंचे हुए थे। और पूछताछ के दौरान अरबाज मर्चेंट ने भी इस बात को माना था कि वो जो है ये ड्रग्स कंजम्पशन के लिए 6 ग्राम की जो चरस है वो कंजम्पशन के लिए लाई गई थी। इसके अलावा सबसे अहम बात कि दोनों की पूछताछ के बाद अर्चित, जो 17 आरोपी नंबर 17 अर्चित कुमार है, उसकी गिरफ्तारी हुई जो कि सप्लायर था। एनसीबी ने अपने रिप्लाई में एक बात और सबसे अहम कही है कि आर्यन खान कंजम्पशन के साथ साथ जो है इसके प्रोक्योरमेंट करने वाले अरबाज मर्चेंट के साथ संपर्क में थे और इसके अलावा इंटरनेशनल सिंडिकेट से जुड़े हुए, ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हुए। और सुनवाई अभी भी जारी है सेशंस कोर्ट में, लेकिन सवाल यही है कि आर्यन खान को बेल मिलेगी या फिर एक बार फिर से जेल में ही मौजूद रहेंगे। ठीक है, आप अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर जो है ये है कि अंकित दास को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लखीमपुर केस में अंकित दास आरोपी है। 14 दिन की एसआईटी की हिरासत में है अंकित दास। आज ही अंकित दास ने सरेंडर किया है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आरोपी अंकित दास को कोर्ट में 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट में आज पेशी हुई और ऐसे में एसआईटी के रिमांड पर भेज दिया गया है 14 दिन के लिए। इससे पहले आरोपी आशीष मिश्रा भी पुलिस रिमांड पर भेजे गए 14 दिन के लिए। अंकित दास जो कि उस वक्त घटना पर मौजूद थे, उस गाड़ी में मौजूद थे जिस गाड़ी के जरिए किसानों को रौंदा गया था और से आरोपी माने जा रहे हैं लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर। और ऐसे में आज जब उन्होंने सरेंडर किया तो उसके बाद तुरंत उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और अब 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। यानी कि अब क्रॉस सवाल जवाब किए जाएंगे आशीष मिश्रा और अंकित दास से। अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजीत, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंकित दास और आशीष मिश्रा ये दोनों ही मुख्य आरोपी माने जा रहे थे इस पूरी घटना को लेकर। अब जब दोनों ही रिमांड पर है तो ऐसे में ये पूरा का पूरा मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको? देखिए, बिल्कुल आशीष मिश्रा और अंकित दास को आज भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया गया और लगभग 4 से 5 घंटे तक अंकित दास से पूछताछ की गई। और अब इस वक्त की बड़ी खबर इसका आपको ये बता दें कि अंकित दास को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेज दिया गया है। यानी एसआईटी ने अंकित दास और उसके ड्राइवर लतीफ की जो 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी, एसआईटी अब 3 डिक्लेरेशन के साथ साफ संकलन करेगा। हालांकि बचाव पक्ष की तरफ से अंकित दास की बीमारी का हवाला देते हुए पुलिस कस्टडी रिमांड का विरोध किया गया था, लेकिन सीजीएम चिंताराम ने सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित कर लिया और अब से कुछ देर बाद सीजीएम की तरफ से पुलिस कस्टडी रिमांड पर फैसला सुनाया जाएगा। रितिका, बिल्कुल ठीक है अजीत सिंह, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 14 दिन की जेल पर भेज दिया गया है और ऐसे में तमाम तरह के सवाल जवाब किए जाएंगे। अंकित दास जो कि बेहद करीबी आशीष मिश्रा का माना जाता है और इस मामले का मुख्य आरोपी भी है अंकित दास, जिसने आज सुबह सरेंडर किया। और आज सुबह जब अंकित दास ने एसआईटी के सामने सरेंडर कर दिया तो उसके बाद तुरंत उसे फिर पेश किया गया कोर्ट में और उसके बाद 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। अंकित दास जो कि पूर्व सांसद अखिलेश दास का भतीजा है और इस केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा का करीबी है। इससे पहले भी आपने देखा कि पुलिस लगातार अंकित दास की तलाश में जुटती रही, उसके घर पर भी नोटिस चस्पा किया गया और अब 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में इन सभी लोगों से सवाल जवाब किए जाएंगे। और लखीमपुर हिंसा को लेकर आज भी राजनीति गर्म होती हुई नजर आ रही है। लखीमपुर खीरी मामले में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से आज मिलने राष्ट्रपति भवन में पहुंचा। इस दौरान राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी मौजूद थी। कांग्रेस के इस 7 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल में प्रियंका गांधी के अलावा राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद शामिल रहे। इस डेलीगेशन ने अपनी मांगों से जुड़ा एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति को सौंपा, जिसमें मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से मामले की जांच करा दी जाए। इसके अलावा कांग्रेस ने आरोपी आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग कर डाली। तो आज ये 7 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस का मिलने पहुंचा राष्ट्रपति से और सीधे तौर पर मांग की गई कि इस मामले पर निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। ऐसे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में इस पूरे मामले की जांच की जाए। ये ज्ञापन सौंपा गया आज कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तरफ से और दूसरी ही तरफ उन्होंने कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं ले लिया जाता है तब तक इस पूरे मामले की जांच सही दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। और ये मांग न केवल कांग्रेस पार्टी की है या फिर दूसरे राजनीतिक दलों की है, ये मांग उन परिवारों की है जिन्होंने अपनों को खोया है इस पूरी हिंसा में। देश के सामने कहा है कि अगर सुधरोगे नहीं तो मैं सुधार दूंगा। मतलब किसानों को धमकी दी और फिर उस धमकी पर एक्शन लिया और किसानों को मारा। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है, इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जब हम
लखीमपुर खेरी में शहीद किसान और श्री रमेश कश्यप जो पत्रकार थे उनके परिजनों से मिले, तो जैसे राहुल जी ने कहा वे सिर्फ न्याय चाहते हैं और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। और इसी बीच यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच के बावजूद विपक्ष की तरफ से की जा रही सियासत उनकी असली मानसिकता को दिखाती है। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है, एसआईटी उन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। अब अखिलेश दास का जो भतीजा था अंकित दास, जिसकी ब्लैक फॉर्च्यूनर थी, वो भी एसआईटी के सामने सरेंडर कर दिया है। तो किस तरह एजेंसी काम कर रही है? देखिए, हमारी एजेंसियां बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। उन्होंने पूरी तरीके से लखीमपुर घटना पर जिस तरह से नियंत्रण कायम किया और जिस तरह से वहां सौहार्द और भाईचारे को बनाकर रखा और सारी बातों को लेकर किसान यूनियन के लोगों के साथ में और वहां परिजनों के साथ बैठकर माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उन्होंने वहां की स्थिति को संभालने का काम किया। इसी को लेकर तो विपक्ष हताश और निराश हो गया, क्योंकि उस पर तो वो रोटियां सेकना चाहता था। विपक्ष के लिए तो एक अवसर था अपनी राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि हम तो संवेदना रखते हैं, हमें पूरी हमदर्दी है। हमने उनकी बातों को, जो उन्होंने कहा, हमारे जो परिजन हैं जिनके लोग खोए हैं हमने इस घटना में, और उनके जो भी हमारे सामने आए सवाल कि हम ये चाहते हैं, हम ये न्याय चाहते हैं, उनके नौकरी भी दी गई, उनको 45 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी गई, और उसके साथ साथ इस घटना में जो भी दोषी हैं। फिर क्यों मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है? बेटा जेल में, सारे विपक्षी दल करेंगे मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। देखिए, मैंने कहा कि हम समाजवादी और कांग्रेस और बसपा नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी हो, अगर वो दोषी है वो जेल जाएगा। और बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने भी राहुल गांधी पर किसानों के नाम पर ओछी राजनीति करने का सीधे तौर पर आरोप लगाया। लखीमपुर में जो घटना हुई, उस घटना को लेकर के, उस दुखद और निंदनीय घटना को उत्तर प्रदेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। आज जो राहुल गांधी महामहिम राष्ट्रपति के पास गए हैं जुडिशियल पोप के लिए, तो अब केवल कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक आज लखीमपुर पहुंचे। लखीमपुर हादसे में मारे गए शुभम और हरिओम के 10वें में शामिल हुए कानून मंत्री ने शुभम और हरिओम के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। ब्रजेश पाठक के मुताबिक बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी में शहीद का दर्जा देगी। गृह मंत्रालय के एक आदेश पर पंजाब कांग्रेस में घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल में बीएसएफ को बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक के दायरे में तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया था, जो कि पहले 15 किलोमीटर था, लेकिन अब इसे 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। और इसी आदेश के बहाने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को निशाने पर ले लिया है और उन पर पंजाब की आधी जमीन को केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में सौंपने का आरोप लगा दिया है। तो ये जो बड़ा फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया था 11 तारीख को, उसी आदेश का हवाला देते हुए अब सुनील जाखड़ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कि ये जमीन केंद्र सरकार को देने की मंशा है। और गृह मंत्रालय के आदेश के बहाने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को निशाने पर लेते हुए सुनील जाखड़ ने ट्वीट किया है। वो ट्वीट आपको बता देते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि आपने क्या मांगा उस पर सावधान रहे। क्या चरणजीत सिंह चन्नी ने अनजाने में पंजाब का आधा हिस्सा केंद्र सरकार को सौंप दिया? कुल 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में 25,000 स्क्वायर किलोमीटर अब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आ चुका है। पंजाब पुलिस का अपमान है। क्या हम अभी भी राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता चाहते हैं? ये ट्वीट सुनील जाखड़ की तरफ से किया गया, जिस पर सीधे तौर पर आरोप लगाया गया
कि आधा हिस्सा पंजाब का केंद्र सरकार को देने की मंशा है और ऐसे में इसी के तहत ये उठाया गया कदम है। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, गृह मंत्रालय की तरफ से ये अधिकार क्षेत्र बीएसएफ का बढ़ाया गया था, पहले 15 किलोमीटर के आसपास था, जो कि अब बढ़ा दिया गया। ऐसे में कहां से सुनील जाखड़ को ये लगता है कि ये जमीन हथियाने की कोशिश है मुख्यमंत्री की तरफ से, जो कि सीधे तौर पर केंद्र सरकार को देना चाहते हैं? देखिए, बीएसएफ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और उसके अधिकार क्षेत्र को केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। एक आदेश के तहत तो 50 किलोमीटर और जो है एरिया वो बढ़ाया गया है, जिसमें बीएसएफ को सर्च करने का, अरेस्ट करने का, कॉम्बिंग ऑपरेशन का अधिकार रहेगा। और तो उस आदेश को लेकर जब करीब 35 किलोमीटर अधिकार क्षेत्र बीएसएफ का और बढ़ा है, सुनील जाखड़ जो कि पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने यही कहा केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और सेंट्रल फोर्सेस की पावर है वह स्थानीय पुलिस की शक्तियों को निष्क्रिय करते हुए वह बढ़ा रहा है। तो ये पूरी उम्मीद की जानी चाहिए आने वाले दिनों में भी इस आदेश को लेकर राजनीतिक विवाद, राजनीतिक घमासान इन तीनों राज्यों में जरूर बढ़ेगा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा या सत्ताधारी पार्टी जो कि बीजेपी के विरोध में है। बिल्कुल, और सीमावर्ती राज्यों में अमित हमेशा से ही सुरक्षा का एक बड़ा मसला रहा है और इसको लेकर केंद्र सरकार से लगातार अपील करती रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन या बीएसएफ की तैनाती को पुख्ता किया जाए। अगर ये अधिकार क्षेत्र को बीएसएफ का बढ़ाते हुए केंद्र सरकार की तरफ से या गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा आदेश दिया गया है, तो ऐसे में क्या इस मसले पर राजनीति होनी चाहिए, जो कि सीधे तौर पर देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ फैसला है? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं, इस पर दोनों जो पक्ष हैं, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, उसका जो डेफिनेशन, उसकी व्याख्या है अपने अपने ढंग से करते हैं। तो सुनील जाखड़ प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, वह यह अब आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश सरकार की शक्तियों का, पुलिस के अधिकारों का हनन हो रहा है। वही केंद्र सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत करने के लिए हमने फोर्सेस की यह पावर बढ़ाई है। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से केंद्र सरकार इन आरोपों का जवाब देती है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया अमित पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुरक्षा के लिहाज से सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार की तरफ से किस तरीके का जवाब दिया जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के त्राल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि सुरक्षा बल के जवानों ने वहां जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर शम सोफी को मुठभेड़ में मार गिराया है, जबकि कुछ आतंकवादियों को जवानों ने घेर रखा है, जिनके साथ अभी भी मुठभेड़ जारी है। 2 और आतंकियों के वहां छुपे होने की खबर है और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, शम सोफी जो कि ढेर किया जा चुका है, यही जैश का टॉप कमांडर है जिसे ढेर किया जा चुका है। इसके 2 साथी अभी भी छिपे हुए हैं इसी पूरे इलाके में। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, मुठभेड़ लगातार जारी है, दोनों पक्षों की तरफ से लगातार गोलीबारी और फायरिंग इस वक्त जारी है। लेकिन सर्च ऑपरेशन जो कि पिछले कई घंटों से जारी है, उसमें ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें जैश का टॉप कमांडर ढेर किया जा चुका है और अब कोशिश यही है कि उसके साथी को भी जल्द से जल्द मौत के घाट उतारा जाए। ये प्रचंड प्रहार घाटी में आतंकियों के खिलाफ, क्योंकि ये आतंकी जो कि लगातार अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारे जवानों को टारगेट कर रहे हैं, आम नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये बौखलाहट है आतंकियों की, जिस तरीके से घाटी में इन आतंकवादियों का सफाया हो रहा है, बौखलाहट में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए खून खराबा कर रहे हैं। और ऐसे में इन आतंकियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी दिलेरी के साथ इस वक्त डटे हुए हैं। रिफत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिफत, इस मुठभेड़ को लेकर अपडेट क्या कुछ है? क्या बाकी आतंकियों के बारे में कोई और जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी ऑपरेशन लगातार जारी है। जिस तरीके से आपको मालूम है कि पुलिस ने कहा कि एक टॉप जैश का कमांडर जो है शम सोफी, वो मारा गया है और अभी इस एरिया में ऑपरेशन जारी है। अभी कितना टाइम लगेगा ये क्या पाना मुश्किल है, लेकिन लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने तेजी लाई है और कुल मिला के 7 दिनों में जो है 9 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिसमें अब एक टॉप कमांडर भी शामिल है जो जैश से बताया जा रहा है, शम सोफी उसका नाम बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से। ठीक है, शुक्रिया रिफत इस तमाम जानकारी के लिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बुज़दिल आतंकवादी जिन पर करारा प्रहार हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार जारी है, ये वो आतंकी है जो कि लगातार घाटी को अशांत करने की फिराक में है, लेकिन इन सभी के मंसूबों को नाकामयाब करते हुए हमारे सुरक्षा बल
और जम्मू कश्मीर के पुंछ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के जवानों को आतंकवादियों के खाने पीने का सामान मिला है। मतलब ये कि सुरक्षा बल के जवान आतंकियों के और पास पहुंच चुके हैं। 2 दिन पहले पुंछ में 5 जवानों की शहादत के बाद से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके के रास्तों को सील कर दिया गया है ताकि आतंकी हमले की फिराक में घूम रहे आतंकियों को मार गिराया जा सके। यही वो घना जंगल जहां पर ये आतंकवादी छुपे हुए हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये वो आतंकवादी हैं जो कि लगातार सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शामिल रहे हैं और ऐसे में उन 5 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए हमारे सुरक्षा बल के ये जवान पूरी मुस्तैदी के साथ ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। और एक और बड़ी जानकारी मिल रही है जम्मू कश्मीर से ही जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर के विकास से आतंकी बौखलाए हुए हैं और इसीलिए कश्मीर में विकास परियोजनाओं में जन भागीदारी को रोकने के लिए आतंकी अब आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की खबर यह है कि सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों की हत्या की जांच शुरू की तो इसमें कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिसके तहत उन्होंने आम नागरिकों को अपना निशाना बनाया। सूत्रों के मुताबिक टारगेट किलिंग के लिए आतंकवादियों ने 24 लोगों की सूची बनाई है। इन 24 लोगों की सूची में शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, पीडब्ल्यूडी, पंचायत विभाग के कर्मचारी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक गोल्डन स्कीम के तहत कश्मीर में जो परियोजनाएं चल रही हैं उससे जुड़े कश्मीर के लोगों को टारगेट करने की आतंकियों की ये पूरी योजना है। पिछले 1.5 साल में जब से ये परियोजनाएं कश्मीर में शुरू हुई है, बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और यही देखकर आतंकी आम लोगों को अपना निशाना बनाने का ये पैतरा अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें 5 लोगों की आतंकवादियों ने पिछले कुछ दिनों में हत्या कर दी। खबर तो ये भी है कि 10 तारीख को हुई आम लोगों की हत्या के मामले में एनआईए ने एक नया केस दर्ज किया है। और इन सब के बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दीपक चंद के घर पहुंचे और परिवार वालों से मुलाकात की। दीपक चंद जम्मू में टीचर थे जिनकी कुछ रोज पहले 8 अक्टूबर को आतंकियों ने स्कूल में घुसकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसी दीपक चंद के परिवार वालों से मिलने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे। और अब बात राजधानी दिल्ली की, जहां से कल एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ पूछताछ के दौरान आतंकी हमले और आतंकी साजिश से जुड़े नए राज उगल रहा है। पूछताछ में उसने बताया है कि वो साल 2004 और 2005 में बांग्लादेश के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था और 5 साल तक वो फर्जी दस्तावेजों की मदद से अपनी नकली पहचान बनाने में जुटा रहा। 2 साल तक वो पहले राजस्थान के अजमेर में हिंदू परिवार के घर किराए पर रहा। इसके बाद वो बंगाल और बिहार चला गया। साल 2009 में वो जम्मू कश्मीर में एक्टिव हुआ और फिर वो सेना की गतिविधियों में नजर रखने लगा। एक रोज पहले दिल्ली पुलिस ने अशरफ को लक्ष्मीनगर इलाके से गिरफ्तार किया था। जांच के बाद ये बात भी सामने आई कि त्योहारों के मौके पर दिल्ली को दहलाने की तैयारी में था ये अशरफ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसकी निशानदेही पर AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिया है, जिसे उसने कालिंदी कुंज इलाके में यमुना किनारे रेत में छिपा कर रखा था। यही वो आतंकी अशरफ जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे पूछताछ लगातार जारी है। एक के बाद एक बड़े राज उगलता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से उन्होंने कई वारदात को अंजाम दिया था। और पूछताछ में आतंकी मोहम्मद अशरफ ने कई राज उगले हैं। उसने सीधे तौर पर बताया कि वो लगातार दिल्ली को दहलाने की साजिश में लगा हुआ था और इसीलिए वो लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों की रेकी कर रहा था। और इस पूछताछ में उसने बताया है कि साल 2011 में उसने दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर धमाके के लिए रेकी की थी। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि साल 2011 में ही उसने ITO पर दिल्ली पुलिस मुख्यालय की रेकी की थी। इसके साथ ही आतंकी मोहम्मद अशरफ के मुताबिक साल 2011 में ही ISBT और उसके आसपास के इलाकों की रेकी की थी और उसने रेकी की पूरी जानकारी पाकिस्तान में हैंडलर को भेजने की बात भी मानी है।